नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ESK सक्सेस पॉइंट पे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 8 कोशिका जीवन की इकाई। जैसा कि चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हम कोशिका के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो बुक है, ये जो पेज हम देख रहे हैं आपके सामने है, वो NCERT की बुक का हाईलाइट है। तो हम हाईलाइट्स ही खाली देखेंगे, पूरे चैप्टर को कवर नहीं करने वाले हैं, लेकिन पूरे चैप्टर को देखेंगे लेकिन उसके इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स को देखेंगे जो ज़रूरी है हमारे एग्ज़ाम के बेस से, वही देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जीवन की आधारभूत इकाई जीव कोशिका की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति है। जीवन की आधारभूत इकाई जीव कोशिका की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति है। सभी जीवधारी कोशिकाओं से बने होते हैं। इनमें से कुछ जीव एक कोशिका से बने होते हैं जिन्हें एक कोशिक जीव कहते हैं, जबकि दूसरे हमारे जैसे अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जिन्हें बहुकोशिक जीव कहते हैं। कोशिका होती क्या है? कोशिका क्या है? तो कोशिकीय जीवधारी स्वतंत्र, पहला है फर्स्ट है स्वतंत्र अस्तित्व यापन, व सेकेंड है जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम होते हैं। कोशिका जो होती है, कोशिका ही मूलभूत से संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका जो होती है वह किसी जीव की मूलभूत से संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई होती है। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा और इसका वर्णन किया था। तो फर्स्ट टाइम पहली बार कोशिका को किसने देखा? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि पहली बार कोशिका को किसने देखा और कोशिका का वर्णन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। आगे देखते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में केंद्रक की खोज की। तो केंद्रक की खोज किसने की? इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है हमारा कि केंद्रक की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्राउन ने जो है केंद्रक की खोज की। आगे देखते हैं कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत, यहाँ कोशिका सिद्धांत के बारे में दिया है, तो हाईलाइट ही देखेंगे। 1838 में जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक, अगर कोशिका सिद्धांत का नाम लिया जाता है तो स्लाइडन और स्वान का नाम हमारे दिमाग में ज़रूर आता है। तो 1838 में जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक मैल्थियस स्लाइडन ने बहुत सारे पौधों का अध्ययन किया। ठीक है, जो मैल्थियस स्लाइडन ने बहुत सारे पौधों का अध्ययन किया और उन्हें पता चला कि पौधों में जो ऊतक होते हैं वो किसी एक इकाई से मिलके बने होते हैं, उसी को कोशिका कहते हैं। आगे देखते हैं। 1839 में ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक थियोडोर शॉन, ठीक है, 1839 में ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक थियोडोर शॉन ने विभिन्न जंतु कोशिकाओं के अध्ययन के बाद पाया कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत मिलती है जिससे आजकल जीवद्रव्य झिल्ली कहते हैं। जो कोशिकाओं के बाहर होती है एक पतली परत मिलती है जिसे आजकल जीवद्रव्य झिल्ली कहते हैं। और इस वैज्ञानिक ने, इन्होंने जो थे कौन? थियोडोर शॉन ने वैज्ञानिक ने पादप ऊतकों के अध्ययन के बाद पाया कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मिलती है। जो थियोडोर शॉन ने, इन्होंने पता लगाया कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। आगे देखते हैं। स्लाइडन व शॉन ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। जो स्लाइडन और शॉन दोनों ने मिलकर एक कोशिका सिद्धांत बनाया। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। जो स्लाइडन और शॉन ने कोशिका सिद्धांत तो प्रतिपादित कर दिया, लेकिन ये नहीं बता पाए वो कि आखिर नई कोशिका बनती कैसे है।
आगे देखते हैं। पहली बार रडोल्फ विर्चो 1855 ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है। फर्स्ट टाइम किसने बताया? आगे देखते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पहली बार रडोल्फ विर्चो ने 1855 में स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि पहली बार कोशिका विभाजन के बारे में किसने बताया? तो सन 1855 में रडोल्फ विर्चो ने पहली बार कोशिका विभाजन के बारे में बताया और नई कोशिकाओं का निर्माण ये भी बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण जो पुरानी कोशिकाओं से ही होता है। ठीक है। और इन्होंने अपनी भाषा में कहा ई सेलुला ओमनिस सेलुला ई सेलुला। आगे देखते हैं। सभी जीव, हाँ देखो, वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में कोशिका सिद्धांत निम्नवत है। वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में कोशिका सिद्धांत निम्नवत है, मतलब प्रेजेंट टाइम में जो कोशिका सिद्धांत हम लोग पढ़ते हैं उसको समझते हैं वो ये है, निम्नवत है। देखते हैं। फर्स्ट है, सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। ये तो लगभग स्लाइडन और स्वान का ही कोशिका सिद्धांत है। और सेकंड है जो ये है इनका रडोल्फ विर्चो का जो सिद्धांत है, सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। ये रडोल्फ विर्चो का है सिद्धांत। तो दोनों का संयुक्त रूप से रखा गया है और इनको कोशिका सिद्धांत कहा गया है प्रेजेंट टाइम में। आगे देखते हैं। आगे कोशिका का समग्र अवलोकन। तो कोशिका का समग्र अवलोकन तो देखते हैं। तो आगे देखते हैं। पादप कोशिका है, यहाँ देखते हैं, पादप कोशिका है जिसके बाहरी सतह पर एक स्पष्ट कोशिका भित्ति व इसके ठीक नीचे की तरफ, इसके ठीक नीचे कोशिका झिल्ली होती है। ठीक है। प्रत्येक कोशिका, यहाँ देखते हैं, प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली युक्त संरचना मिलती है जिसे केंद्रक कहते हैं। बताओ केंद्रक किसे कहते हैं? क्वेश्चन यहाँ से बनेगा केंद्रक किसे कहते हैं? तो प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली युक्त संरचना मिलती है जिसे केंद्रक कहते हैं। आगे देखते हैं। दोनों यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इसके आयतन को घेरे हुए एक अर्ध तरल अपव्यूह मिलता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। देखते हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए। दोनों कोशिकाओं यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं व प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। तो दोनों यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इसके आयतन को घेरे हुए एक अर्ध तरल अपव्यूह मिलता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं? यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं? तो यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में दोनों में इसके आयतन को घेरे हुए एक अर्ध तरल अपव्यूह मिलता है जिसे वही कोशिका द्रव्य कहलाता है। ठीक है। आगे देखते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त विभिन्न संरचनाएं मिलती हैं, कोशिकांग कहलाते हैं। ठीक है। जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त, केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक को छोड़ के अन्य झिल्ली युक्त संरचनाएं, अन्य झिल्ली युक्त कोशिकांग जो होते हैं पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। तो कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में? देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे अंतःप्रद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सूत्रकणिकाएं माइटोकॉन्ड्रिया, सूक्ष्मकाय
माइक्रोबॉडी, गाल्जी सम्मिश्र लयनकाय, लाइसोसोम व रसधानी। ठीक है, क्या क्या पाया जाता है यूकेरियोटिक कोशिका में? ध्यान से देखिएगा, यूकेरियोटिक कोशिका में कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं? तो झिल्लीयुक्त संरचना, हाँ, झिल्लीयुक्त कोशिकांग इसमें पाए जाते हैं। पहला तो झिल्लीयुक्त कोशिकांग पाए जाते हैं यूकेरियोटिक कोशिका में, जैसे अंतःप्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सूत्रकणिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया, सूक्ष्मकाय, माइक्रोबॉडी, गाल्जी सम्मिश्र लयनकाय, लाइसोसोम व रसधानी। आगे देखते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्लीयुक्त कोशिकांगों का अभाव होता है। कोशिकाओं नहीं, यहाँ पे कोशिकांगों होना चाहिए। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं उनमें झिल्लीयुक्त कोशिकांगों का अभाव होता है। इनमें केंद्रक तो पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, लेकिन इनमें झिल्लीयुक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं, कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, सॉरी, झिल्लीयुक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, तो ये देखेंगे स्ट्रक्चर है, देखें तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के आकार की कोशिकाओं का चित्र द्वारा वर्णन। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हम विभिन्न प्रकार के आकार की कोशिकाओं का चित्र द्वारा वर्णन। तो चित्र से वर्णन, चित्र देखते हैं, लाल रुधिर कोशिकाएं, तो देखते हैं जो लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कोशिकाएं गोल व द्विअवतली। जो लाल रुधिर कोशिकाएं होती हैं, आरबीसी जो हमारी होती हैं, वो आरबीसी की आकृति कैसी होती है? क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि आरबीसी की आकृति कैसी होती है? तो जो लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, वो गोल व द्विअवतली होते हैं, गोल व द्विअवतली होते हैं। आगे देखते हैं, श्वेत रुधिर कोशिकाएं। ठीक है, श्वेत रुधिर कोशिकाएं, डब्ल्यूबीसी जो होती है, वाइट ब्लड सेल्स, वो कैसे होती हैं, उनकी आकृति कैसी होती है? तो उनकी आकृति होती है अमीबाकृति। जो डब्ल्यूबीसी की आकृति कैसी होती है, डब्ल्यूबीसी का शेप कैसा होता है? तो अमीबाकृति। ठीक है, आगे देखते हैं, स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं लंबी व सक्रिय होती हैं। स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं जो होती हैं वह लंबी व सक्रिय होती हैं। एक वाहिनिका दीर्घीकृत, यहाँ पे है मध्योतकी कोशिकाएं। जो मध्योतकी कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? गोल होती हैं। मध्योतकी कोशिकाएं गोल होती हैं। आगे देखते हैं, तंत्रिका कोशिका शाखित व लंबी होती है। जो अभी कोई यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि तंत्रिका कोशिका की आकृति कैसी होती है? तो तंत्रिका कोशिका की आकृति कैसी होती है? तो वो लंबी होती है, लंबाई में होते हैं। तंत्रिका कोशिका की आकृति लंबी होती है और शाखित व लंबी होती है। ठीक है, उनमें शाखाएं निकली होती हैं, प्रवर्ध निकले हुए होते हैं। ठीक है, और यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जो जंतु के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो आंसर होगा तंत्रिका कोशिका। ठीक है, आगे देखते हैं, यूकेरियोटिक व प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं। जो यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं। मतलब अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि राइबोसोम कौन कौन सी कोशिकाओं में राइबोसोम पाए जाते हैं, तो ऐसा है, दोनों कोशिकाओं में राइबोसोम पाए जाते हैं, यूकेरियोटिक में भी और प्रोकैरियोटिक में भी राइबोसोम पाए जाते हैं, झिल्ली रहित लेकिन अंगक होते हैं। हरित लवक पौधों में व सूत्रकणिका में व खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका में भी मिलते हैं। हरित लवक जो होते हैं पौधों में, व सूत्रकणिका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका में भी पाए जाते हैं। कौन? हरित लवक। आगे देखते हैं, जंतु कोशिकाओं में झिल्ली रहित तारक केंद्रक जैसे अन्य अंगक मिलते हैं। जो जंतु कोशिकाएं होती हैं उसमें झिल्ली रहित तारक केंद्रक
जैसे अन्य अंग भी मिलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे छोटी कोशिका इम्पॉर्टेंट है। सबसे छोटी कोशिका जो होती है माइकोप्लाज्मा, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है 0.3 माइक्रोमीटर की होती है। जो माइकोप्लाज्मा होती है वो 0.3 माइक्रोमीटर लंबी होती है। यहाँ से 2 क्वेश्चन हमारा बन सकता है। देखते हैं, पहले तो हो जाएगा कि सबसे छोटी कोशिका कौन होती है, तो आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। और सेकंड हो जाएगा कि इसकी माइकोप्लाज्मा की लंबाई क्या होती है, तो 0.3 माइक्रोमीटर। आगे देखते हैं। जीवाणु बैक्टीरिया में 3 से 5 माइक्रोमीटर की होती है। ये जो होती है जीवाणु बैक्टीरिया में, वैसे तो होती है 0.3 माइक्रोमीटर, लेकिन जीवाणु की बैक्टीरिया में जो माइकोप्लाज्मा होती है वो 3 से 5 माइक्रोमीटर की होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे के समान है। सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण जो होता है शुतुरमुर्ग के अंडे को माना जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। तंत्रिका कोशिकाएं सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि तंत्रिका कोशिकाएं सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि कितना क्वेश्चन या इतने ही पेज में कितने क्वेश्चन हमारे कवर हो गए होंगे। ठीक है, तो आगे का पार्ट हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।